हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कोई किसी का नहीं खाता, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। तो अक्सर कभी ये भी देखते होंगे कि कभी किसी के घर में जाते हैं तो औरतों की चेहरे पे अक्सर दिखता है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई हमारे पास। ठीक है, हर तीसरे दिन उठ के आता है, हर चौथे दिन उठ के आएगा या हर महीने में आएगा, तो कौन इसको खिलाएगा, कौन पिलाएगा। तो मेरे बताने का मतलब यही रहेगा कि मतलब कोई किसी का नहीं खाता, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। तो ऐसे ही एक राजा था, उसकी 8 बेटियाँ थी और 8 बेटियाँ जो थी उसमें से मतलब कि 8 बेटियाँ जो थी काफ़ी मतलब कि बड़ी हो चुकी थी। तो राजा का क्या नेचर था कि जैसे सुबह दरबार लगता था तो 8 बेटियों को दरबार में बुलाता था और उसमें हर एक बेटी से अलग अलग करके पूछना कि तुम बताओ कि तुम किसकी किस्मत का खाते हो। तो 7 बेटियाँ जो थी वो तो डर के मारे उनको बोल देती थी कि पापा हम तो आपकी किस्मत का ही खाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटे वाली बेटी थी वो उसने हमेशा यही बोलना कि मतलब कि मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तो इसके बीच में राजा को बहुत गुस्सा आना। उसने बोलना कि जब सब मेरी किस्मत का खाते हैं तो ये ऐसा क्यों बोलती है कि मतलब कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। उसको एक दिन बहुत इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने अपने संतरियों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, उनको बोला कि आज से ही इसके लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढो कि जो बिल्कुल निखट्टू हो, कुछ करने लायक ना हो, कुछ भी ना करता हो, वो जैसा भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी शादी उसके साथ कर देनी है। अब जो थे संतरी थे, दरबारी थे, अब उन्होंने बोला कि अब राजा का हुक्म है तो हमें तो करना पड़ेगा। अब कोई दक्षिण को चला गया, कोई पश्चिम को चला गया, कोई उत्तर को चला गया, कोई पूर्व को चला गया, मतलब सब ऐसे ग्रुप बने थे, हर जगह पे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते हुआ ऐसा है कि जंगल के रास्ते से जा रहे, जाते जाते उनको देखा कि कोई नज़दीक में गांव भी था, गांव को रास्ता जाता था। तो उस रास्ते के बीच में ना एक भिखारी टाइप बैठा हुआ, उसको पूरा कोढ़ फूटा हुआ था, वो कोढ़ी टाइप था, उसका कोई भी अंग जो था वो ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर कोढ़ ना हो। तो वो हमेशा वहीं पे परेशान होकर बैठा रहता था। बट गांव वाले आते जाते उसको थोड़ा बहुत खाना खुना देते रहते थे, कभी पैसा भी दे दिया, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। जैसे कि आप जानते हो कोढ़ियों के पास पैसा तो बहुत होता है बट इनको खाने का हुक्म नहीं होता, बट फिर भी गांव वाले ने उनको आते जाते खाना खुना देते रहना। अब वही कोढ़ी के ऊपर और दरबारियों की नज़र बन के जब वो देखने गए थे, अब उन्होंने देखा भी अब इससे ज़्यादा बड़ी तो और को होना नहीं है कि ये कोढ़ी है, निकम्मा है, कुछ करने लायक नहीं है, राजा इसको देख के खुश हो जाएगा। अब इतनी बात देखी तो उन्होंने उस कोढ़ी को मतलब कोढ़ी के पास से मिलके चले गए और राजा जी को बोला कि मतलब कि हमने ऐसा ऐसा एक देख लिया है, तो उसको कोढ़ फूटा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, वो एक जगह बैठा तो बैठा ही रहता है, वो चल फिर भी नहीं सकता है। तो हमारी नॉलेज में तो वही है, तो अगर आप बोलो तो हम उसको ले आते हैं। तो राजा जी बोले, कहते चलो ठीक है, आप उसको लेके आओ, हम आज के आज इसकी शादी करेंगे। आप ले आए शादी के लिए, उसको कोढ़ी को उठाया, वो दरबार में लेके आ गए। अब लड़की को बोला कि अब तेरी शादी हम करेंगे इसके साथ ही, अब देखता हूँ कि तू किसकी किस्मत का खाती है। उसने बोला मेरी तो अभी भी वही मर्जी है, वही बात है कि मैं अपनी ही किस्मत खाती हूँ। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तो यही सही, बट जो मेरे भाग्य में होना था वही है। अब उसकी जी उसके साथ शादी कर दी और उसको वहीं पे जंगल में जहाँ पे उसका कोढ़ी का ठिकाना था उसको वहीं पे छोड़ के आके दोनों को ही। अब कहाँ लड़की महलों में पड़ी पुर थी और कहाँ पे वो वहाँ हुई, बट उसको अपनी किस्मत पूरा भरोसा था कि मैं जो खाती हूँ अपनी किस्मत का ही खाती हूँ। जब इतनी चीज़ होगी तो जब वहाँ पे पहुँच गए, अब लड़की को तो रहने में दिक्कत आया वहाँ पे, क्योंकि कोढ़ी तो पेड़ के नीचे रह लेता था, वो तो खुले में रह लेता था, लेकिन लड़की का रहना तो मुश्किल था। अब ये करते करते लड़की ने क्या किया, जो राजा की लड़की थी जिसकी शादी हुई, उसने क्या किया कि उसने ना
आसपास में देखा कि चलो घास फूस है, जंगल है छोटा मोटा, तो मैं यहीं से कुछ लकड़ी लुकड़ी इकट्ठी करती हूँ तो एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेती हूँ। अब उसने वही किया कि आसपास के और आसपास से उसने 4 डंडे लिए, छोटी छोटी लकड़ियाँ ली और आसपास से घास फूस इकट्ठा किया और एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। तैयार करके अब वो दोनों वहाँ पे रहने लगे। जब रहने लग गए तो अब उनको खाने पीने की भी थी तो तंगी ही, बट चलो जो किस्मत का था मिलना तो वही था। अब जहाँ कोड़ी को गांव वाले 1 रोटी देते थे, अब उसको 2 रोटी देनी पड़ेगी कि चलो ये नई मिली है, अब ये भी कहाँ से लेके आएगी, इसको भी तो यहीं से खाना है। तो उनका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनका गुजारा होने लग गया। चलो, लेकिन उसी के बीच में रहते थे तो रहते हुआ क्या कि लास्ट में रहते रहते एक दिन कोड़ी ने अपनी घरवाली को यानी राजा की बेटी को बोला कि भाग्यवान ऐसा है कि मेरे मन में है कि मुझे तीर्थ करना है। अब जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार तीर्थ है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, उत्तराखंड में कई तीर्थ हैं, तो उसने भी ऐसी अपनी इच्छा रखी कि मुझे उस तीर्थ पे जाना है। तो बट मैं तो चल फिर सकता नहीं हूँ। वो बोली नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको जरूर लेके चलूँगी। अब उसके पास ये समाधान ना हो पाए कि मतलब मैं कैसे लेके जाऊँगी, फिर भी उसके बैठे बैठे दिमाग में आया कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक छोटी सी टोकरी बनाती हूँ। फिर वो उसने आसपास में देखा कि मतलब कि अब टोकरी किस चीज़ की बनानी है, अपने पास कोई औजार भी नहीं है ऐसा। फिर भी लेते देते उसने किसी से मिन्नत तरला करके रिक्वेस्ट करके तो एक छोटी सा तराटी ली और पास में देखा कि एक शहतूत का पेड़ है, तो वहाँ से उसने उसकी टहनियाँ काटी और टहनियाँ काट के तो उसने उसका एक टोकरा बना लिया, जिसके बीच में उसके घर वाले का शरीर आ सके और वो बैठ सके उसके बीच में। उसने वो तैयार कर लिया और अपने घर वाले को बोलती है कि लो जी मैंने अभी इंतज़ाम कर लिया है, तो अब हम तीर्थ यात्रा शुरू करेंगे। वो बोला कि वो इतनी दूर है तो कैसे हो पाएगा, मैं तो 10 कदम भी नहीं चल पाता हूँ, तो तू इतना कैसे करेगी। वो बोली नहीं, मेरा धर्म है पति की सेवा करना, तो मैं तो जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मैंने जरूर करना है, जो पति धर्म है मुझे निभाना है, तो मैं आपको लेके ही जाऊँगी। अब उनकी तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली थी। उसने अपने पति को कोड़ी को टोकरी में बिठाया और बिठा के अपने सिर पे लेके चलना शुरू कर दिया। 50 कदम चले, वो भी रेस्ट कर ले, बट करते करते जी उनको अपने तीर्थ पे पहुँचते पहुँचते कोई 1.5-2 महीने लगे, बट वो अपने मंजिल पे, अपने मोटे पे, अपने मुकाम पे पहुँच गए। अब जब वहाँ पहुँचते देखते हैं वहाँ तीर्थ पे तो बहुत भारी भीड़ है, दुनिया बड़ी दूर दूर से आ रखी है, और वहाँ पे जो मंदिर है जहाँ पे लोग माथा टेकते हैं उसमें बहुत भारी रश है, लाइनें लगी पड़ी हैं। वो पहले तो घबराए कि मतलब मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगी, बट चलो जहाँ और दुनिया लाइन पे लगी थी वो भी लगी, किसी ने उसके ऊपर थोड़ा मतलब कि लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा एहसान दिखाया कि चलो ठीक है ये मतलब कि ऐसे है हैंडीकैप्ड है, तो मतलब ये लाइन में कहाँ खड़ी रहेगी इसको लेके, तो चलो ठीक है इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो उसको ना अथॉरिटी दे दी कि चलो ठीक है कि आप देखो आप सबसे आगे जा सकते हो। अब वो वहाँ पे सबसे आगे पहुँच गई और उसने टोकरा सिर पर से उठा के और मंदिर के द्वार पे रख दिया और खुद मंदिर के अंदर चल गई जहाँ पे आरती पूजा उपासना हो रही थी। वहाँ वो आगे भगवान के आगे रिक्वेस्ट दरख्वास्त करने लगी कि मतलब कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मेरे को पति को ठीक कर दो, ऐसा कर दो। मतलब उसने बहुत सारी जो उसके मन में थी चीज़ें वो सारी वहाँ पे उसने बोलनी शुरू कर दी। वो अंदर अभी बिजी ही थी, तो वो कोड़ी बाहर से क्या देख रहा है कि जो साथ में कुंड है, जो नदी है उसमें पानी बह रहा है और 2 कौवे आते हैं, वो उसमें डुबकी लगाते हैं, वो बगले बन के उड़ जाते हैं। फिर दूसरी बार 2 कौवे फिर आते हैं, वो डुबकी लगाते हैं, वो वहाँ से बगले बन के वो भी उड़ जाते हैं। ऐसे करते करते उसने देखा कि कई कौवे आए और बगले बन के उड़ गए। अब कोड़ी के मन में ये आया कि जब ये कौवे से बगले बन सकते हैं तो हो सकता है मैं भी ठीक हो जाऊँ। उसने इतनी बात सोची तो उसने कोशिश करी कि मैं उस कुंड की तरफ, उस नदी की तरफ मैं निकलूँ। उसने
कोशिश करे तो टोकरी में से निकल ना जाए, क्योंकि उसके पीछे बैठा रखा था। फिर भी उसने क्या किया कि एक बार झटका दिया जोर से, तो टोकरी को पलटी मारती और वो भी खुद लुढ़क गया नीचे, और लुढ़का तो उठ के बैठ गया। फिर वो कोड़ी लुढ़कता लुढ़कता जो है सरोवर के पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे बैठ के वो सोचने लगा कि कहीं मैं इसके बीच में डूब ना जाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। बट फिर भी उसने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ज़िंदा रह गया तो ठीक है, मर जाऊँगा तो घरवाली के कलेश कट जाएंगे। चलो, फिर उसने उसके बीच में कूदने की ट्राई करी और उसने छलांग लगा दी। और बस जैसे छलांग लगाई है, वो ही जो कौओं के साथ हुआ वो उसके साथ भी हुआ। उसका सारे का सारा कोड एकदम से ठीक हो गया और वो बाहर आया, मंदिर के पास बैठ गया आके वो। अब उसकी घरवाली आई काफ़ी देर के बाद, तो वो टोकरे के बीच में, टोकरे के आसपास अपने आदमी को ढूंढे तो वो उसको दिखे नहीं। अब उसने शोर मचाया कि मतलब कि मेरा हस्बैंड था यहाँ पे, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ है, किसने देखा तो नहीं, किसने देखा तो नहीं। लेकिन उसको क्या पता था, वो भी एक तरफ बैठे बैठे देख रहा था कि मतलब ये कैसे मेरे को ढूंढ रही है। फिर जब काफ़ी कोशिश के बाद वो उसको नहीं दिखा, तो वो कौड़ी ने उसके पास गया और उसने उसको बोला कि मैं ही तेरा घर वाला हूँ। वो बोलती नहीं, मेरे घर वाला तो बीमार है, उसको तो कोड लगा हुआ है, वो तो चल फिर नहीं सकता है, आप तो इतने हृष्ट पुष्ट हो, साफ सुथरे दिख रहे हो, तो आप नहीं हो सकते। वो बोलता नहीं, मैं तेरा घर वाला ही हूँ। जब 2-4 बार उसने बोला तो उसने भी बोला कि चलो ठीक है, ये मतलब ऐसे भी कोई इतना किसी को मजबूर कैसे कर सकता है, कि चलो कुछ ना कुछ तो राज होगा ही। तो बोलती कि मैं कैसे मानूँ इस चीज़ को कि आप मेरे हस्बैंड हैं। वो बोलता है कि मतलब कि मैं तेरा ही हस्बैंड हूँ, मैं तेरा ही पति हूँ। तो इसमें ये हुआ था कि मैं जब बाहर बैठा हुआ था तो मैंने कुछ कौवों को देखा, वो इस कुंड में डुबकी लगा रहे थे और वो बगले बन के जा रहे थे। तो मेरे भी दिमाग में है कि अगर ये कौवों से बगले बन सकते हैं तो हो सकता है मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये जानकर मैंने खुद सरोवर में उस कुंड में डुबकी लगाई और मैं एकदम से ठीक हो गया। बस अब फिर वो दोनों अंदर गए मंदिर में, जाके वहाँ पे उन्हें मत्था टेका कि ठीक है जी, हमारा तो यहाँ पे तीर्थ जाओ, वो बड़ा मतलब कि हमारे को उसका पुण्य मिल गया, इनकी बीमारी ठीक हो गई, हमारा तीर्थ लग गया जी। मतलब कि उन्होंने बहुत सारी दुआएं की वहाँ पे, और उसके बाद वो वहाँ से वापसी चल पड़े। चलते चलते फिर उनको वही 1-1.5 महीना लगा, जैसे गए थे आना तो वैसे ही था उन्होंने। तो वो पहुँच गए अपने ठिकाने पे। जब अपने ठिकाने पे पहुँचते हैं तो अब दोनों ने सोचा कि अब तो हम दोनों ठीक हो गए हैं, अब पहले की तरह तो कहाँ रहा जाना है, चलो ठीक है अब कुछ अच्छा करते हैं। अब आपको पता है ये जो कोड़ी होते हैं, इनको अपना खर्चा करके खाने की तो आदत होती नहीं है, पैसा उसके पास भी था। अब उन्होंने उससे कुछ अच्छा करने की सोची, कोड़ी से सलाह करी, अपने हस्बैंड से, अपने पति से सलाह करी कि मतलब चलो ये अभी झोंपड़ी है तो हम क्यों ना भी इसको थोड़ा पक्के तरीके से बनाते कि पक्का घर जैसा छोटा सा बना लेते हैं। उसने भी उसके बीच में राजी हो गया, बोलता चलो ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो अब फिर वो गांव वाले के पास गई, वहाँ से कैंती कसी कुछ ऐसी तीखी चीज़ें लेके आई जिसके साथ में चलो कि वो कोई थोड़ी बहुत खुदाई कर सके तो वो काम कर सके। अब जैसे उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी है तो उनको वहाँ पे एक कुदरती खजाना मिल जाता है। जैसे खजाना मिलता है, अब उनकी क्रेज जो थी वो बढ़ गई, अरे यहाँ पे तो खजाना भी है, तो चलो हम घर क्यों ना मतलब कि वो अच्छा घर ही बना लें, पक्का ही घर बना लें हम। फिर उन्होंने बोला कि अब पक्का घर बनाएंगे तो लोग तो इसके ऊपर ऐतराज़ करेंगे क्योंकि आपको तो झोंपड़ी के लिए जगह दी थी, आप तो यहाँ पे मकान बना के पक्का घर बना के बैठ गए। तो चलो क्यों ना, चलो हम सलाह कर लेते हैं। फिर गाँव वाले के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे बात है कि चलो हमने अब ज़िंदगी तो काटनी ही है, तो चलो इसे झोंपड़ी में तो कैसे कट पाएगी, चलो हम अब मेरा हस्बैंड भी ठीक हो गया, हम काम काज भी करेंगे, काम काज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो चलो मतलब कि हमें घर बनाना है तो हमें छोटी थोड़ी सी ज़मीन दे दो। अब लोगों ने भी हमें दिखाया कि चलो ठीक है, इतने एरिया लो, तुम लोग यहाँ पे मकान बना लो। अब उनके पास तो खजाना भी था, कोड़ी की अपनी कमाई भी थी। अब उन्होंने क्या किया, उसके साथ में एक अच्छा खासा घर बनाना शुरू कर दिया। ज़मीन की तो उनको अप्रूवल मिली गई थी, वहाँ से सहमति मिली गई थी।
अब वो घर भी ऐसे तरीके से बन गया कि वो घर क्या मतलब कि एक महल की तरह वो घर बन गया। अब जब इतना बड़ा घर बन गया तो बेटी ने सोचा कि अब इसका गृह प्रवेश करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना भी अब सारी दुनिया का हमने इतना टाइम खाया तो आज हम सबके लिए यज्ञ करते हैं। तो उन्हें ये करके प्लान किया, तो दिन तय हुआ, सब कुछ हुआ और अपने पिताजी को भी यानी कि अपने बाप को भी, राजा को भी उसने मैसेज संदेश भिजवाया कि फलां तारीख को फलां दिन में हमारे घर में हम यज्ञ कर रहे हैं, तो आपको खाना हमारे घर में खाना है। उसने ये नहीं बताया कि मैं घर का प्रवेश करने गृह प्रवेश करना है, उसने सिर्फ ये मैसेज पहुँचवाया कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में पिता का होना जरूरी है, तो कि आप जरूर आना है। जिनके पास संदेश भेजा वो चले गए वहाँ पे। अब राजा तो घमंडी था ही। अब राजा बोलता है कि मैं एक कोड़ी के घर का थोड़ी खाना खाऊंगा, तो मैं तो नहीं वहाँ जाऊँगा। लेकिन माँ का मन तो माँ का ही होता है। जब माँ को पता चला कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी यज्ञ कर रही है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा जो यज्ञ कर रही है, हमने तो कोड़ी को भी आई थी तो कुछ ना कुछ तो नया हुआ ही होगा। अब ये चीज़ सोची तो उसकी माँ ने अपने यानी कि राजा जी को मजबूर किया कि नहीं बेटी है आपको खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, बट हमें तो मिलने की रीति उसको जाना जरूर है। अब राजा को रानी की बात तो माननी पड़नी थी। अब उसकी बात मान ली और उसने बोला कि देखते हैं कि ये बोलती थी कि किस्मत का खाते हैं। अब इसने हमारे को 2-3 बंदों को बुलाया होगा, मैं तो अपने पूरे मतलब कि राज्य के जितने भी संतरी दरबारी हैं मैं तो सबको साथ में लेके चलूँगा। अब वहाँ पे रथ घोड़े तैयार हो गए, 20-50 बंदे तैयार हो गए कि ठीक है जी वहाँ पे कहेंगे। वो तो उसकी बेइज्जती करने के चक्कर में राजा जी थे कि भी मैं तो उसकी बेइज्जती करूँगा, उसके पास इतना खाना होना नहीं है तो वो हमें क्या खिलाएगी, बाकी देखेंगे जी। देखे वहाँ पे अब जब राजा जी वहाँ पे जाके देखते हैं संतरी घोड़ों के साथ, जब वहाँ पे पहुँचे हैं दरबार पे पहुँचे, वहाँ पे घर पे पहुँचे देखा तो बहुत ही आलीशान महल जैसा बना हुआ बड़ा विशाल घर बना हुआ है। पूछा कि यही मेरी बेटी का घर है, हमने तो उसको कोड़ी के साथ ब्याया था, ये इतना बड़ा घर कैसे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया कि उसने बोला जी आप अंदर चलो तो वो वहीं पे पता चलेगा। अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो तो कोड़ी को ढूंढे, तो कोड़ी वहाँ कहाँ। अब कोड़ी तो एकदम से स्वस्थ हो चुका था, अच्छा हो चुका था। तो बस इतने में तो बेटी बाहर आती है, अपने माँ बाप को मिलती है, माता पिता को मिलती है, तो वो हैरान होकर उसको पूछते हैं कि बेटा इतना बड़ा ये घर, ये इतनी शान शौकत, खाने का मतलब कि तरह तरह के भोज बनाए हुए हैं, तो ये मतलब कि क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ ये। अब बेटी अपनी सारी की सारी व्यथा वहाँ पे अपने पेरेंट्स को, माता पिता को और सबको बताती है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ था, मेरे को दुनिया ने भी कोऑपरेट किया है, सब मतलब सारी चीज़ें जो थी वो ठीक होती चली गई। और देखो आज मतलब कि मैं उस टाइम पे एक पेड़ के नीचे रहने के लिए आई थी, फिर मैंने एक झोंपड़ी तैयार करी थी, झोंपड़ी के बाद देखो मैंने ये घर बनाया है। तो मेरा मन था कि मेरे माता पिता आए और मेरे पास मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। तो इतनी बात सुनी है और राजा जी थे एकदम से उन्होंने बेटी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, बेटी मेरे को माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत समझा था, मैं बड़े घमंड में आ गया था कि मैं राजा हूँ तो शायद दुनिया मेरी ही किस्मत का खाती है, बट नहीं, ऐसा नहीं, तूने ये सिद्ध कर दिया हर कोई इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी का नहीं खाता। सो कभी भी घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, कोई अनजान आए, कभी उसको खाली मत जाने दो, उनकी कदर करो और ये सोच के दे दो कि ये इनकी किस्मत का है, ये लेके जाएंगे, क्या ये इनकी किस्मत का था, इनको मिल के ही रहना था। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो करने वाले हैं वो कुदरत है। तो अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।